समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डेटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तन। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु किस का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को। यदि पृष्ठ दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? अवतल। यदि पृष्ठ दृश्य में देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? अवतल। एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। एक समतल दर्पण निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है। एक आपतित किरण 15 डिग्री के एक कोण पर समतल दर्पण पर गिरती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण है 30 डिग्री। एक आपतित किरण 15 डिग्री के एक कोण पर समतल दर्पण पर गिरती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण है 30 डिग्री। कौन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नियोजित किया जाता है जो बाधा के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते हैं? पेरिस्कोप। कौन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नियोजित किया जाता है जो बाधा के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे जा सकते? पेरिस्कोप। कौन सा दर्पण किसी दिए गए स्थान पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण किसी दिए गए स्थान पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश परिवर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में से प्राप्त होता है पीला। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। किसी आँख का नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किसी आँख का नाक गले द्वारा निरीक्षण करने के लिए होता है अवतल दर्पण। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है असीमित होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात कहलाता है आवर्धन। प्रतिबिंब के आकार के वस्तु के आकार के साथ अनुपात कहलाता है आवर्धन। पांचवें रंग कौन है? RGB यानी लाल हरा नीला। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? समतल। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? समतल। किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखता है? प्रकाश का परावर्तन।
किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार में बड़ा दिखता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र कहा जाता है ल्यूसीमीटर। प्रकाश निर्यात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। प्रकाश जो है निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को प्रसार कहा जाता है। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को प्रसार कहा जाता है। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रूक का कांच। ठीक है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रूक का कांच। क्रूक का कांच। चश्मे बनाने वाले किस कांच का उपयोग होता है? क्रूक का कांच। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने। कॉन्टैक्ट किसने किया था? एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तारे का वर्ण किसका सूचक है? तापमान का। तारे का वर्ण किसका सूचक है? तापमान का। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में से जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में से जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में से जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होते हैं? प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। प्रकाश रंगों की प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेरित करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेशन करना। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों में तापनाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि ग्रहों का प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों में तापनाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रकाश का ऊष्मा उत्पन्न होता है। स्टार्स में तापनाभिकीय अभिक्रिया द्वारा प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रकाश के वायुमंडल की अनुपस्थिति में से आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस का।
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहते हैं अपवर्तन कहलाती है। से दूसरे माध्यम से गुजरने पर उसकी दिशा में परिवर्तन होने की घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा सघन से विरल माध्यम में जाने पर यह अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तन का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में से प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन होगा बी यानी ध्रुवीकरण। यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिली कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। वास्तव में परिवर्तन की घटनाओं की खोज से यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रकाश तरंग गति यानी प्रकाश तरंग गति वेव मोशन प्रदर्शित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि यह किस प्रकार की पोलराइजेशन की घटना से प्रकाश के तरंग के अनुप्रस्थ होने की बात पूर्णतया सिद्ध हो गई है। तो देखिए, इससे कौन सी घटना जो निर्णय लेने में सहायक होती है? ध्रुवीकरण। देहली आवृत्ति कैसी होती है? जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है वो हो गया देहली आवृत्ति। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इस क्रिया को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली आवृत्ति कैसी होती है? जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि पड़ती है तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इस क्रिया को फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? होगा बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बैंगनी। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों के में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा और प्रिज्म में इस तरंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी तरंग का विचलन उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन किस काल पर निर्भर करता है? ऑप्शन होगा ए पदार्थ की चमक का। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन किस काल पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक का। ऑप्शन होगा ए के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांचों की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? होगा लाल। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल। लाल कम उठा हुआ दिखाई देता है। जब रंगीन अक्षर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा दिखाई देता है? लाल। अक्षरों का उभरना समतल कांच की पट्टी पर निर्भर करता है
यानी डी बराबर टी इंटू 1-1/u इंटू 1-1/u। हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, इसीलिए स्पष्ट है कि लाल रंग सबसे कम उभरा तथा बैंगनी सबसे अधिक उभरा होता है। लाल जो है सबसे कम उभरा दिखाता है और बैंगनी जो है सबसे अधिक उभरा दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी की चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं की प्रतिबिंब तीव्र गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, जिसकी वजह से कुछ अतिसूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का त्वरित विभव एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाकर इनकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनकी तरंगदैर्घ्य में कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन प्राप्त कर लिया जाता है। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। चाक्षुष प्रदर्श में एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन होगा ए, सियान। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में से कौन सा रंग प्राप्त होता है? सियान। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में से सियान रंग प्राप्त होता है। इसे एक्वा रंग भी कहते हैं। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन एक ज्योति फ्लक्स है। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन एक ज्योति फ्लक्स है। ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। ल्यूमेन क्या है? ज्योति फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ऑप्शन होगा डी, यानी 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और नारंगी लाल, इसको बोलते हैं विवग्योर, यानी क्या होते हैं? विवग्योर। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है? ऑप्शन होगा बी, यानी सीजियम। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी यानी कन्वर्जिंग लेंस किरणों को सिकोड़ता है अथवा एकत्रित करता है, जबकि अपसारी यानी डाइवर्जिंग लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। पर बने प्रतिबिंब का लगभग क्या होता है? 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकेंड तक के लिए रहता है। इसे दृष्टि की दृढ़ता भी कहा जाता है। इसी कारण जब कोई चित्र एक अनुक्रम में दिखाए जाते हैं तो वे चलचित्र की भांति हिलने का भ्रम देते हैं। मूवी और एनिमेशन में आँख की इसी क्षमता का प्रयोग होता है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन होगा बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। अवतल लेंस से हमेशा कौन सी बनता है? आभासी और सीधा। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। किस वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा सी, अवतल दर्पण।
किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित किया जाता है? ऑप्शन होगा बी यानी उत्तल। दृश्य का एक अतिव्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? ऑप्शन बी यानी उत्तल दर्पण से। दृश्य का एक अतिव्यापक प्रयोग होता है उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है, अर्थात उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में होता है। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाती है? उत्तल दर्पण। निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाती है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा देखिए, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब केवल तब बनाएगा जब वस्तु दर्पण के आगे ध्रुव व फोकस दूरी के मध्य रखी हो। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब केवल तब बनाएगा जब वस्तु दर्पण के आगे ध्रुव यानी कि फोकस दूरी के मध्य रखी हो। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है डी यानी पक्षदर्शी दर्पण होता है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग पक्षदर्शी दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिस कारण गाड़ियों के पक्षदर्शी दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश के अधिक क्षेत्र को फैलाते हैं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिस कारण गाड़ियों के पक्षदर्शी दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसी का प्रयोग होता है। आवर्धक लेंस का वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को अब आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।